सर्वेभ्यो नमो नमः। स्टडी के चैनल पर आप सबका स्वागत है। पिछले कक्षा में हम आपको बताए थे वर्ण के बारे में, तो उसमें हम चर्चा कर रहे थे कि वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं और पहला भेद स्वर है। तो स्वर के बारे में हम आप वहाँ पर चर्चा किए थे। आज हमारा जो उसका दूसरा भाग है वही हमारा आज का शीर्षक है व्यंजन ना। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि व्यंजन क्या है। तो कुछ व्यंजन को बताने के पहले व्यंजन कैसे शुद्ध लिखा जाता है इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी की जितनी भी परीक्षा होती है कंपटीशन में तो उसमें पूछा जाता है कि शुद्ध अशुद्ध छांटिए ना। तो शुद्ध व्यंजन और अशुद्ध व्यंजन लिखा रहता है, आपको शुद्ध करना, वर्तनी शुद्धि जिसे कहते हैं। वर्तनी शुद्धि के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है कि व्यंजन का शुद्ध रूप है ना। तो व्यंजन इस तरीके से भी लिखा रहता है आपको। संस्कृत में अगर हम देखें तो दोनों व्यंजन शुद्ध है ना। इसमें संस्कृत में कुछ अशुद्ध नहीं होता, लेकिन हिंदी में जो हिंदी पढ़ने वाले छात्र हैं वो देखेंगे कि ये व्यंजन शुद्ध व्यंजन ये लिखा है, ये क्या है, अशुद्ध व्यंजन है। देखिए इसको हम विग्रह कर देते हैं तो इसका सही विग्रह भी आपसे पूछा जा सकता है। कहीं कहीं पर अशुद्ध पूछ लिया जाएगा कि अशुद्ध वर्तनी शुद्धि कीजिए, अथवा कि व्यंजन शब्द का सही विग्रह है इस तरीके से पूछेगा कि वी प्लस अंजन अथवा व्यन प्लस जन या प्लस जन अथवा मान लो इसी तरीके से 4 दे देगा और ये पूछता है कि व्यंजन शब्द का सही विग्रह है। तो सही विग्रह क्या है, वी प्लस अंजन ना। शुद्ध रूप इसका ये है। और विग्रह में और जब देखेंगे वर्तनी शुद्धि में अगर ये पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान करके शुद्ध में लगाइएगा ना। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द पूछे जाते हैं। तो आइए आज हमारा जो विषय है वो क्या है, व्यंजन। तो व्यंजन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं व्यंजन क्या है। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है ना। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन का निर्माण कैसे हुआ, कि व्यंजन शब्द का निर्माण कैसे हुआ, किन दो शब्दों के योग से व्यंजन शब्द बना, इसको आपने देखा। तो किन शब्दों के योग से बना, वी प्लस अंजन व्यंजन हो गया ना। वी प्लस अंजन व्यंजन हुआ। इसमें अगर देखें उस व्यंजन शब्द में, ये जो व्यंजन शब्द है इसमें कौन सी संधि है, तो अनुस्वार से ये पर सवर्णा एक सूत्र है, इसमें पर सवर्ण संधि है। इस शब्द में कौन सी संधि है, पर सवर्ण संधि है। क्योंकि वो कहता है कि अनुस्वार यदि किसी शब्द के मध्य में अनुस्वार हो तो उसके बाद उसका पंचमाक्षर हो जाता है, उसके बाद वाले व्यंजन का पंचमाक्षर हो जाता है, इसलिए ये यहाँ पर इया है। तो अनुस्वार से ये पर सवर्णा, ये प्रत्याहार का वर्ण यदि अनुस्वार के बाद मिलता है कहीं पर तो उसको क्या हो जाता है, पंचमाक्षर हो जाता है पर वर्ण का। तो इसीलिए जा जो पर है इसका 5वां अक्षर इया है, तो हो गया ये व्यंजन शुद्ध हो गया ना। तो आप देखिए कि व्यंजन कहते किसको हैं, इस पर हम देखते हैं। तो बताया गया है कि ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनि जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली जो ध्वनि है वो क्या कहलाती है, उसको व्यंजन कहते हैं। तो स्वरों की सहायता से जो बोली जाए, जो ध्वनि उच्चारित की जाती है स्वरों की सहायता से, उसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं ना। यानी अथवा इसकी दूसरी परिभाषा कैसे दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, अथवा ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं ना, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उनको व्यंजन कहा जाता है ना। तो आपने देखा कि व्यंजन हमेशा जो है अकेले प्रयुक्त तो नहीं हो सकता है, उसके लिए क्या है, किसी न किसी स्वर की सहायता लेगा। क्योंकि व्याकरण शास्त्र में बताया गया है कि एकमात्रो भवेत ह्रस्वः
द्विमात्रो दीर्घमुच्यते, त्रिमात्रो प्लुतो गेयो, व्यंजको अर्धमात्रिका। व्यंजको अर्धमात्रिका यानी इसमें कितनी मात्रा होती है व्यंजन शब्द में? अर्धमात्रा होती है, अर्धमात्रा। हमारे वैयाकरणों ने बताया कि व्यंजको अर्धमात्रिका यानी व्यंजन में आधा मात्रा, मतलब अगर ह्रस्व में 1 होता है तो व्यंजन में क्या होगा? 1/2 हो जाएगा व्यंजन में ना। इसीलिए इसकी गणना कहीं नहीं, जब हम लोग मात्रा का गिनना प्रारंभ करते हैं मात्रा को, तो उसमें अगर व्यंजन आधा है कहीं पर तो उसको हम छोड़ देते हैं। जब छंद में गणना करते हैं लघु और गुरु के माध्यम से तो उसको छोड़ देते हैं। तो आपने देखा कि ऐसी ध्वनि जिसकी उच्चारण में स्वरों की नितांत आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन ना। और आपने देखा कि व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है? तो व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है अगर ये पूछ लिया गया तो क्या कहोगे? पर सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि है ना। पर सवर्ण संधि हो गई इसमें। और इसका जो खंड है वी प्लस अंजन, अपने जानकारी के लिए आप लोग नोट करते रहिए कि व्यंजन का शुद्ध रूप क्या है? वी प्लस अंजन ना। कौन सी संधि है? पर सवर्ण संधि है। तो आगे हम देखते हैं कि व्यंजन के भेद जो है ना, व्यंजन कितने प्रकार का होता है ना। व्यंजन शब्द के भेद जो हैं हम देखते हैं कि व्यंजन के मुख्यतः कितने भेद होते हैं ना। जैसे आपने देखा था कि स्वर के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन है वो? पहला है ह्रस्व है, दूसरा दीर्घ है, तीसरा प्लुत है। इसी तरीके से व्यंजन के भी मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। कौन कौन है? तो आप को पता चला कि व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या? ऊष्म व्यंजन। यानी पहला और ये दूसरा और ये तीसरा ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये मुख्यतः इसके 3 भेद होते हैं ना। और एक होता है संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। चूंकि ये 2 व्यंजनों के योग से बने होते हैं इसलिए इनके मुख्य व्यंजन के अंतर्गत गणना इनकी नहीं की जाती है ना। तो मूल रूप से अगर आपसे पूछा जाता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं व्यंजन वर्ण के, तो आप क्या बताएंगे? 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। तो व्यंजन के 3 भेद हैं। तो हम लोग अब एक एक को क्रमशः पढ़ते हैं कि स्पर्श व्यंजन को स्पर्श क्यों कहा गया ना। अंतस्थ व्यंजन माने क्या होता है? अंतस्थ को अंतस्थ कहने के पीछे क्या आशय था? और कौन कौन से वर्ण हैं जो अंतस्थ कहलाते हैं वर्णमाला में, और ऊष्म व्यंजन वर्णमाला में कौन से हैं ना। इन सबको हम क्रमशः देखते हैं। तो एक एक को हम जब देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा ना। तो देखते हैं हम। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। पहला व्यंजन स्पर्श व्यंजन। इसके बारे में हम लोग पर चर्चा करते हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्पर्श जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, स्पर्श, स्पर्श माने कहीं छुआ जा रहा है, किसी को टच किया जा रहा है ना, स्पर्श किया जा रहा है। तो ऐसा या ऐसा व्यंजन या ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में जिह्वा जो है मुख के विभिन्न उच्चारण स्थलों को स्पर्श करती है। मुख के विभिन्न उच्चारण स्थलों को स्पर्श करती हुई जिह्वा जिन वर्णों का निर्माण करती है वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं ना। तो आपने देखा क्या कि जिह्वा मुख के विभिन्न
उच्चारण स्थलों को, क्या बताया, उच्चारण स्थलों को स्पर्श करती हुई जिन वर्णों का उच्चारण करती है उन्हें हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो बताया इस बारे में कि स्पर्श वर्ण कितने होते हैं। तो स्पर्श वर्ण भैया का से लेके मा तक को क्या कहा जाता है, स्पर्श कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 25। देखिए इन्हें, इसका एक नाम और भी है, चाहे स्पर्श वर्ण कह लीजिए, स्पर्श व्यंजन, अथवा वर्गीय व्यंजन। क्या नाम दिया गया इसका, एक और वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन है ये वर्गीय व्यंजन। संस्कृत में इसी को उदित कहा जाता है, उदित, और हिंदी में इसे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय माने 5 वर्ग होते, वर्णमाला में 5 वर्ण हैं ना, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है, जिसे संस्कृत में बताया गया कु चू टू तू पू उदित है ना। ये कु माने का वर्ग, का वर्ग अगर हम कहते हैं तो का ख ग घ ग ना, ऐसा होता है। नहीं, बहुत से लोग आज भी अंगा ही कहते हैं, का खा गा घा अंगा। अंगा शुद्ध उच्चारण इसका नहीं है। इसका शुद्ध उच्चारण, क्योंकि ये अनुनासिक, नासिक के वर्ण है ना, अंगा, इया, णा, ना, मा, ये क्या है, नासिका से बोले जाते हैं। तो अंगा नहीं है, इसको क्या कहेंगे, ग ग ना, क्योंकि इसको बताया कि ये नासिका से जो मुख सहित नासकयो हो उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञो स्यात्। इन वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है ना, तो इसलिए इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। तो ये नासिका की सहायता से मुख के द्वारा बोला जाता है ना। तो आपने देखा इसे वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्गीय व्यंजन कहाँ से स्टार्ट हुआ, का खा गा घा ग ना, चा छा जा झा य, टा ठा डा ढ ण, त थ द ध न, पा फा बा भा मा। एक एक वर्ग में 5-5 है। तो एक वर्ग में कितने वर्ण हैं, 5। तो 5 वर्ग है तो 5 25 हो गया। इसकी संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई ना। तो आपने देखा कि स्पर्श व्यंजन कैसे व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन कैसे व्यंजन होते हैं। तो आप फिर से एक बार देख लो कि स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन को कहा जाता है जिसके उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न उच्चारण स्थलों को स्पर्श करती है ना, तभी वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं ना। इसे एक नाम और दिया गया, क्या नाम है, इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है ना। ठीक, समझ में आया आपको कि स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछता है स्पर्श व्यंजन क्या है, तो आप बताएंगे कि ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा विभिन्न उच्चारण स्थलों को टच करती हुई ना वर्णों को उच्चारित करती है। तो जो वर्ण इससे द्वारा निकले हुए हैं स्पर्श के द्वारा, उन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्शी अथवा वर्गीय व्यंजन ना, जो 25 होते हैं, का से लेके मा तक। तो आगे हम बढ़ते हैं इसके दूसरे क्रम में। दूसरा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंतस्थ, देखिए जैसे ये शब्द ही है अंतस्थ। पहले इस शब्द के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ये शब्द क्या है। तो हम अगर किसी भी शब्द के मूल को अगर हम जान लें कि वास्तव में ये क्या है ना, तो फिर हमको किसी परिभाषा को बनाने में दिक्कत नहीं होती है। तो पहले हम देख लेते हैं अंतस्थ को अंतस्थ कैसे कहा गया, ये बनता कैसे है ना, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए अंतस्थ जो है, इसको हम अगर 2 खंडों में बांटें, विभक्त करें, अंतस्थ क्या होता है, तो हो जाएगा अंतः प्लस थ, अंतः प्लस थ, अंतस्थ। अंतः माने होता है अंदर, था माने है, था माने है, था कैसे माने है। तो आप लोग अगर रूप याद किए होंगे, धातु रूप जब पढ़ना चालू किए, देखिए अस्ति अस्तः सन्ति ना,
अस्ति अस्तः सन्ति, और मध्यम पुरुष में है असि थः थ, फिर अस्मि स्वः स्मः, ये रूप चलता है ना लट लकार। तो ये कैसा रूप बना किसका? ये मध्यम पुरुष बहुवचन है, असि थः थ ना, तो था माने अस्ति माने है, तो था माने भी है ना, तो हो गया अंदर ही अंदर जो है स्थित ना, उसी को अंतस्थ कहा जाता है। अब इसको इसी बात को हम परिभाषा के रूप में प्रकट कर देते हैं, संयोज कर देते हैं ना। तो संयोज करने के बाद परिभाषा क्या बनी कि ऐसे वर्ण जो जिह्वा के द्वारा मुख के विभिन्न उच्चारण स्थलों को ना के बराबर स्पर्श करती हुई बाहर जिन वर्णों का उच्चारण करती है, बाहर वायु निकलती है, तो ऐसे वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अर्थात क्या बताया कि ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में जिह्वा क्या करे, ना के बराबर टच करे, हल्का अथवा ना के बराबर टच करता है, तो ऐसे जो वर्ण उच्चारित होते हैं उन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है ना। ये अंतस्थ का और एक तात्पर्य है कि अंतस्थ वर्ण ऐसे वर्ण जो अपने साथ स्वरों को लिए रहते हैं। अपने साथ क्या कहते हैं? स्वरों को, स्वरों को लिए रहते हैं ना, लिए रहते हैं, उनको अंतस्थ कहा जाता है। यानी इस अंतस्थ को अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है ना। इनकी संख्या कितनी होती है? ऐसे कौन से वर्ण है जो अंतस्थ वर्ण है वर्णमाला में ना, तो ऐसे कौन से वर्ण हैं? तो ऐसे वर्णों की संख्या है 4। ये कौन कौन से हैं? जिसे कहते हैं या, रा, ला और वा ना, ये अर्ध स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये 4, इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई 4। अर्थात ऐसे 4 वर्ण जो जिह्वा के द्वारा विभिन्न उच्चारण स्थलों को ना के बराबर स्पर्श करती हुई जब वायु बाहर निकलती है तो ऐसे वर्णों का निर्माण करती है। ये वर्ण कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा ना। तो या, रा, ला, वा ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा ना के बराबर स्पर्श करती है, ध्यान रखना इसको। और इसका नाम अंतस्थ इसलिए है कि इसके उच्चारण में अंदर ही अंदर इसका उच्चारण हो जाता है, इसलिए इसको अंतस्थ कहा गया ना। तो आगे हम देखते हैं अगला इसका भेद क्या है? ऊष्म व्यंजन। तो आपने व्यंजन के 2 रूप देखे, एक है पहला क्या था? स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मीन्स क्या होता है? ऊष्म का तात्पर्य, ऊष्म माने ऊष्मा, ऊष्मा माने गर्मी ना, गर्म। तो अर्थात इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इससे ऐसे वर्ण जो हैं वो गर्म होंगे ना। कैसे गर्म होंगे? तो ये व्याकरण में भाषा विज्ञान कहता है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु जो है विभिन्न उच्चारण स्थलों को रगड़ती हुई, घिसती हुई मुख से बाहर निकलती है गर्म होकर के। जब कोई रगड़ाएगा, कहीं रगड़न होगी ऐसे, तो वहाँ गर्मी हो जाती है ना। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा के द्वारा वायु विभिन्न उच्चारण स्थलों को रगड़ती हुई जब बाहर निकलती है, वायु गर्म होकर के बाहर निकलेगी जब, क्योंकि विभिन्न उच्चारण स्थलों को स्पर्श करती घिसती हुई चलती है ना। जैसे कैसे आप समझेंगे कि गर्म होती है कि नहीं होती है? एक लौकिक उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चला रहे हैं तो जो टायर है आपका, टायर और जो सड़क है ना, उसके वो जब चलता है तो उसमें कौन सा बल लगता है? घर्षण ना। घर्षण से क्या होता है? टायर गर्म हो जाता है ना, गर्म हो जाता है ना वो, और उसमें जो हवा निकल रही है वो भी तो गर्म होकर निकल रही है ना। तो ऐसे ही जब वायु विभिन्न उच्चारण स्थलों को रगड़ती हुई निकलेगी तो गर्म हो जाएगी, तो उससे जो वर्ण उच्चारित होगा उसको क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है ना। तो आपको समझ में आया उस व्यंजन कैसा व्यंजन होता है? उस व्यंजन ऐसे व्यंजन को कहा जाता है जिनके उच्चारण में वायु विभिन्न उच्चारण स्थलों को रगड़ती हुई निकलती है ना। मुख के विभिन्न उच्चारण स्थलों को वायु रगड़ती हुई जब बाहर निकलती है तो उससे उच्चारित होने वाले वर्ण उस व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं वर्णमाला के अंतर्गत
जो कि रगड़ के द्वारा प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं ना, ऐसा कौन सा वर्ण है? तो ऐसे वर्ण कौन है वो देखते हैं। पहला है स, श और स तथा ह। स, स, श, ह। इसका शुद्ध उच्चारण तो संभव नहीं हो पाता। बहुत ही विरले लोग हैं जो इन तीनों सा को सही ढंग से उच्चारित कर लेते हैं। हाँ, तीनों सा अगर मैंने कह दिया तो हम इसी समय आपको इनका नाम भी बता देते हैं ना, क्योंकि आगे हम बताएंगे उच्चारण स्थल, तो उच्चारण स्थल में आपको इनका नामकरण करवा देते हैं। लेकिन अभी ध्यान में आ गया तो आप पहले से जान लो। इस सा को कहा जाता है दंत सा, इस सा को कहा जाता है तालव्य सा, तालव्य सा है। और ये सा कैसा सा है? ये है मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा। तो और जैसे ये तीन अलग नाम से जाने जाते हैं, तो इनके उच्चारण की जो ध्वनि है वो भी अलग अलग है। लेकिन हम लोग जो है प्रयत्न लाघव के कारण, जल्दबाजी के कारण शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। बहुत से लोगों को तो जीवा उतनी टूटी ही नहीं है कि शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। तो वैसे आपको पता चला कि ये ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? श, श, स और श तथा ह। ये 4 वर्ण जो हैं कौन से वर्ण हैं? ऊष्म वर्ण है ना। ऊष्म व्यंजन अथवा ऊष्म वर्ण के नाम से जाने जाते हैं ना। बात समझ में आई? अब आपसे अगर कोई प्रश्न करता है ऊष्म व्यंजन कैसा व्यंजन होता है, अगर परिभाषित कीजिए, तो आप क्या बताएंगे कि ऐसे वर्ण ना। अब आपको तो यहाँ नाम से भी कुछ न कुछ अपने हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं ना, क्योंकि जो जिस वर्णों को बोलने में वायु गर्म होकर निकलती है, ऊष्मा प्रकट करती है ना, निकलती है, तो ऐसे वर्ण जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि उसमें गर्मी के द्वारा वायु गर्म होकर निकलती है। वो कौन कौन से हैं? सा, स, स, ह ना। सा कहते से आप देखो, अगर बोल के देखो कि सा, स, स, तो वायु घिसती हुई, जैसे मान लो तालू इत्यादि को टच के या रगड़ती हुई बाहर निकल रही है ना। तो इसलिए इसको कहा गया ऊष्म व्यंजन कहा गया ना। तो वो कौन कौन से हैं आपने देखा। आगे हम देखते हैं समस्त जो वर्णमाला के वर्ण हैं उसमें संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन भी प्रयुक्त हुए हैं। संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में आप देखो तो या, रा, ला, वा, स, ह के बाद छ, त्रा और ज्ञा है ना। छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। अगर आप थोड़ी, अब टॉपिक आ गया है तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं वर्णमाला शब्द में। वर्ण किसे कहते हैं? हमने आपको बताया था कि वर्ण माने ऐसी ध्वनि होती है ना कि जिसमें हम जिसके खंडन, विखंडन, टुकड़े, काट, छांट, बांट नहीं सकते हैं, ऐसे ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसी को अक्षर कहते हैं। उसी का नाम नाद है, स्फुट है, ध्वनि है, इत्यादि नामों से हम जानते हैं ना। तो जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसको वर्ण कहते हैं। और आगे उन्होंने दिया कि वर्णमाला यानी वर्णों की माला। जैसे भी हमने कहा मोतियों की माला, तो क्या मोतियों की माला अगर हमने कह दिया तो उसमें क्या हम पत्थर लगा सकते हैं? तो मोतियों की माला हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मोती की माला हमने कह दिया तो इसका मतलब पूरे माला में मोती है। अगर मैंने कह दिया फूलों की माला तो उसमें फिर कांटे नहीं मिलेंगे आपको ना। अगर पत्थरों की माला है तो पत्थर है, रुद्राक्ष है तो रुद्र की माला है, रुद्राक्ष लगा हुआ है ना, उसमें और कुछ नहीं लगा है। तो ऐसे वर्णमाला है तो इसका मतलब जो होगा वर्ण होगा ना, वर्ण होगा। तो वर्ण की परिभाषा आपने क्या देखा कि जिसके टुकड़े या खंडन ना किए जा सकें, तो इसके तो खंडन हो सकते हैं। देखिए क प्लस, अब ये जो वर्ण बना ये क्या है? ये वर्णमाला में रखने लायक था? तो वर्णमाला में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कहते हैं, अब उनकी व्याकरण की किताब देखो तो उसमें लिखा है कि ये बहुत बड़ी भूल है। वर्णमाला में छ, त्रा, ज्ञा को रखना ये भूल है ना, क्योंकि ये तो फिर आप वर्णमाला शब्द को हटा दो, उस शब्द को जो बनाए हो शीर्षक उसको ये तो हटा दो, तब माला नहीं होगी। ठीक है, वर्ण है तो वर्ण है ना। और अगर वर्णमाला डाल के इनको रखते हो तो ये उचित नहीं है। ओवरऑल हम देखते हैं कि वर्णमाला किसे
ये संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में क्या है ना। तो संयुक्त व्यंजन कैसे व्यंजन है, अगर हम इसी शब्द को देख लें, संयुक्त शब्द को ही देख लेते हैं ना, तो हम संयुक्त व्यंजन क्या है पता चल जाएगा ना। संयुक्त माने क्या होता है, सम उपसर्ग पूर्वक युक्त शब्द है ना, युक्त है। सम प्लस युक्त, समान रूप से युक्त माने जुड़ा हुआ, युज है ना, युज है, युजा माने जुड़ा हुआ है, समान रूप से जो जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, वो वर्ण जुड़ा हो, व्यंजन है, स्वर तो नहीं है ना। तो क्योंकि व्यंजन के पहले संयुक्त लिखा है ना, जिसका मतलब है समान युक्त, समान रूप से कौन युक्त है, व्यंजन है। अर्थात दो व्यंजन जब आपस में समान रूप से जुड़े होते हैं तो उसके द्वारा जो निर्मित व्यंजन है वो कैसा व्यंजन कहलाएगा, संयुक्त व्यंजन कहलाएगा ना। आप कैसे कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि स्वर रहित व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उससे निर्मित होने वाला व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। हमने क्या कहा कि ऐसा व्यंजन जो स्वर रहित हो और जब आकर के आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, संयुज होते हैं, तो उससे जो निर्मित व्यंजन है वो कैसा व्यंजन होगा, संयुक्त व्यंजन होगा ना। यानी उन व्यंजनों में क्या नहीं होगा, स्वर नहीं होगा ना, स्वर रहित है तभी आपस में जुड़ेंगे ना, नहीं तो नहीं जुड़ सकते। देखो जैसे का, अब अगर का हमने कह दिया ऐसे तो ये क्या है, मिश्रित व्यंजन है, ये स्वर मिश्रित व्यंजन ना, क्योंकि का में क लास्ट ध्वनि क्या है, आ ना, तो हम इस का को नहीं जोड़ सकते। अगर हम ऐसे कर दें का प्लस ये नहीं जुड़ेगा, तो जुड़ेगा कौन, जो स्वर रहित हो। तो स्वर रहित व्यंजन कौन है, ये है ना। इसे क ख ग जैसे ककारा होता है ना उसमें, तो ये क है, ये हलंत युक्त है। और इसके बाद हलंत जहाँ पर ये बड़ी लाइन खींच दी जाती है, तिरछी लाइन, इसका नाम क्या है, इसको हलंत कहा जाता है ना। जो वर्णों के नीचे तिरछी लाइन खींची जाती है ऐसे वर्ण को क्या कहा जाता है, इस लाइन को क्या कहा जाएगा, हलंत ना। तो का और सा, अब देखो ये इसमें स्वर नहीं है, स्वर रहित है ना, ये आके आपस में मिला तो क्या बन गया, का प्लस सा बराबर छा। और इसी तरीके से और जो वर्ण है, त प्लस रा बराबर त्रा हो गया ना। और उसके बाद ज प्लस इया, इया ना, ज प्लस इया अनुनासिक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका उच्चारण आज भी अशुद्ध हो रहा है। हम लोग भी ऐसे पढ़ते चले आए थे, हमारे गुरुजन भी पढ़ाए थे ज्ञा, जबकि निर्मित किससे है, वो ज्या और इया से, तो ज्ञा कैसे हो गया। बाबा रामदेव देखो ठीक बोलते हैं ना, वो शुद्ध बोलते हैं ज्या है, ज्या ना, शुद्ध उच्चारण इसका क्या होगा, ज्या, ज्ञान है, ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञा कहते, क्योंकि संस्कृत हो या हिंदी हो, ये वैज्ञानिक पूर्ण भाषा है, जो बोलेंगे उसी को लिखेंगे। यहाँ तक कि अगर हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं, विसर्ग का उच्चारण करते हैं ना, अगर लिखते हैं तो उसका उच्चारण भी हूबहू करते हैं, अथवा उच्चारण करते हैं तो हूबहू इसे लिखेंगे, उसमें साइलेंट नहीं है कि इंग्लिश के जैसे KNOW कह दिया तो हो गया नो, लिख रहे हैं KNOW, पढ़ रहे हैं नो, तो ऐसा नहीं है हिंदी में। हिंदी हो या संस्कृत हो, ये पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है ना, तो इसमें जो लिखोगे वही पढ़ोगे। तो लिखा है ज्ञा प्लस इया, तो इसका क्या होना चाहिए शुद्ध उच्चारण, ज्ञान, ज्ञान ना, ज्ञान नहीं। अगर ज्ञान कहते हैं तो ये हम त्रुटिपूर्ण उच्चारण कर रहे हैं ना। तो और कौन सा वर्ण है, अभी अभी देखो कुछ दिन पहले, ये अभी तक तो जो तीन ही वर्णमाला में तीन ही थे ना, वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन तीन ही थे, अब इसको भी मान्यता मिल गई है, स प्लस रा क्या हो गया, स्रा, जैसे बनता है मिश्र है ना, अभी हमने लिखा है ये मिश्रित लिखा हुआ ना, ये स्रा, ये किससे बना, सा रा से। तो आपने देखा कि वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो इनकी संख्या बताई गई है 4 ना। हिंदी में कुल 52 अक्षर हैं, अभी हम देखते हैं कैसे हैं ना, कौन कौन से हैं बताते हैं आपको।
तो आपने देखा कि संयुक्त अथवा मिश्रित माने मिले हुए व्यंजन कैसे व्यंजन होते हैं, कौन से व्यंजन को हम मिश्रित अथवा संयुक्त व्यंजन कहेंगे, तो उसके बारे में आपको बताया कि ऐसे स्वर रहित व्यंजन, ऐसे स्वर रहित व्यंजन जब आपस में मिलते हैं ना, तो उनसे जो वर्ण का निर्माण होता है वह वर्ण कौन सा वर्ण होता है, वो मिश्रित अथवा संयुक्त वर्ण या व्यंजन कहलाता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब आगे हम देखते हैं द्विगुण व्यंजन। ये द्विगुण व्यंजन, द्विगुण माने दो गुण है जिसमें ना, ये वर्णमाला में इसका एक रूप मिलता है। तो द्विगुण व्यंजन कितने हैं, ये देखिए, ये है ड, लेकिन अगर हम इसके नीचे एक बिंदी ऐसे कर देते हैं तो ये हो गया ड़ा ना, ड़ा द्विगुणों से युक्त है ना। तो अगला कौन है, ये ढा से ढक्कन है ना, लेकिन इसमें हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये ड़ा, जैसे गढ़ ना, गढ़, जैसे हाँ हमारे जो बिहार वासी जो है हमारे भाई बिहारी जो है ना, बिहार के रहने वाले, वो लोग इन दो वर्णों का उच्चारण नहीं करते, तो वो मात्र 50 वर्णमाला के 50 वर्णों से ही काम चला लेते हैं। इनका उच्चारण वो बहुत कम, जैसे सड़क बोलना है ना, तो वो सड़क नहीं कहते, वो क्या कहते हैं, सड़क ना, वो इन वर्णों का उच्चारण नहीं करते, तो वो 50 से ही काम चला ले रहे हैं। बहुत बढ़िया है ना बुद्धिजीवी, क्योंकि बिहार जो है मगध, उधर सब विद्वान तो उधर थे ना, तो ये लेकिन इन दो वर्णों का उच्चारण वो कम ही करते हैं, अथवा नगण्य अथवा नहीं ही करते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इनका उच्चारण वो करते ही नहीं है, ढ़ा और इसका ना। तो कि इनकी संख्या कितनी हो है, 2 ना। तो देखिए इन्हीं को, हाँ इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं का नाम उच्छिप्त व्यंजन, इन्हीं को हम उच्छिप्त माने फेंका हुआ, अलग से हटाया हुआ, उच्छिप्त। इसका एक नाम और क्या है, उच्छिप्त व्यंजन ना, उच्छिप्त व्यंजन, यानी वर्णमाला से ये बाहर रखे हुए हैं, ये वर्णमाला के अंतर्गत नहीं आ पाए यार, यहाँ से वर्णमाला के अंतर्गत नहीं आ पाए तो इनको बाहर रखा गया, इसलिए इनको उच्छिप्त व्यंजन। अब देखते हैं अयोग वाह, बहुत सारी चर्चा इस पर हुई थी, कंपटीशन में पूछा गया था, टेट के एग्जाम में पूछा गया था। आप लोग भी ध्यान में रखना कि अयोग वाह की संख्या कितनी होती है ना। ये जो आपको बताया जा रहा है ये प्रत्येक प्रतियोगी वनडे परीक्षाओं के लिए लाभकारी है ना, क्योंकि हर जगह इसके एक प्रश्न आपको मिलेंगे ना, टेट हो, सुपर टेट हो या वनडे कोई भी एग्जाम हो, अगर जहाँ पर हिंदी रखा गया है सिलेबस में, वहाँ के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो अयोग वाह, आ माने अयोग, आ माने नहीं योग है जिसके ना, वो अयोग है ना, जिसका योग ही ना हो, ना योगा अयोगा ना। अगर हम देख लें जैसे अयोग शब्द भी कह दें, इसमें पूछ लें कौन सा समास है, तो क्या बताएंगे, हाँ जैसे एक शब्द है अधर्म, आ माने नहीं धर्म है जो ना, वो अधर्म है। जब नकारात्मकता, जिस समास में नकारात्मकता का बोध आ से पहले से हो जाए ना, जहाँ पर नकारात्मकता की बात की जाती है, निषेधात्मकता की बात, वहाँ नई तत्पुरुष समास होता है ना। जैसे न धर्म अधर्म ना, न अर्थ अनर्थ, न कर्म अकर्म ना, ऐसे न योग अयोग माने जिसका योग न हो, अयोग वाह। तो कौन कौन से वर्ण अयोग वाह कहलाते हैं, तो इस पर हम देखते हैं। अयोग वाह की संख्या कितनी है, संख्या इनकी 4 बताई गई है, अयोग वाह की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं, अयोग वाह की संख्या 4 है, कौन कौन से हैं ये, तो देखिए पहला है अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार क्या है, ये देखिए अनु माने पीछे, स्वर के पीछे है जो वो अनुस्वर है, क्या बताया, इसको फिर से लिखते हैं, लिख दिया गया अनुस्वार ना।
अनुस्वार क्या बताया अभी हमने, अनु माने पीछे, स्वर ना, जो स्वर के पीछे है ना वो अनुस्वार है। अगर आपको कहीं दिखाई देता है, जैसे अभी आपको दिखाई दिया कि हम लिख दिए माँ के ऊपर बिंदी ना, या ता के ऊपर बिंदी ना, जैसे मंद है, मंद मंद है ना, तो ये माँ के ऊपर बिंदी, तो आप क्या समझ रहे हैं, माँ पे है, ये माँ पे नहीं है। अब देखो माँ में कैसे, माँ प्लस आ है ना, तो इसके ऊपर है अनुस्वार ना, तो इसीलिए कहा गया कि अनु माने पीछे, किसके है, स्वर के ना, जो स्वर के पीछे प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं ना। जैसे अभी अब यहाँ ता है, तो ता का कहने का मतलब है कि ता में आ है, ता में आ है, तो आ में फिर तब अनुस्वार लगा हुआ है ना, तो यह ता में नहीं है, स्वर में है ना, आ क्या है, स्वर है। जैसे अभी हमने कह दिया कि हरिम, तो ये रा में नहीं है, किस में है, अंतिम स्वर क्या है, ई के बाद इसका उच्चारण है ना, हरिम ना, ई के बाद प्रयुक्त है ये ना। तो आपको क्या पता चला अनुस्वार शब्द से, अब आप समझ जाएंगे ना अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार की परिभाषा अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं ना, बता देंगे आप सीधा सीधा कि अनु माने पीछे स्वर के है जो ना, उसको अनुस्वार कहते हैं। अर्थात ऐसे, हाँ, जो स्वर के पीछे प्रयुक्त होता है, लगता है, व्यंजन के साथ नहीं लगता, व्यंजन के साथ नहीं लगेगा, किसके साथ लगेगा, स्वर के साथ लगेगा ना, इसलिए वो अनुस्वार है। बात क्लियर हो गई। तो पहला योग वाक्य क्या है, अनुस्वार। देखो इसको हम एक बिंदु से इस संकेत करते हैं ना, ये अनुस्वार है। दूसरा क्या है, विसर्ग। अनुस्वार या विसर्ग ये दोनों कहाँ लगते हैं, स्वर के बाद ही लगते हैं, विसर्ग। जैसे अतः, अतः, प्रातः ना, जैसे प्रायः, प्रायः कह दिया, तो अब देखो ये विसर्ग लगा कहाँ है, विसर्ग कहाँ लगा है, तो स्वर में देखो या है, अंतिम स्वर क्या है, या प्लस आ प्लस विसर्ग है ना। तो पता चला क्या आपको कि स्वर के बाद जिसका प्रयोग होता है उसको अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं ना। तो विसर्ग में 2 बिंदी होती है और अनुस्वार में 1 बिंदी होती है ना। तो आपको समझ में आया अनुस्वार, विसर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, जैसे 2 ना, जैसे स्वतः, उदाहरण के तौर पे आपको समझा देते हैं, जैसे नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे क्या है ये। तो इसे क्या कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं ना। तो देखते हैं तीसरा क्या है, तीसरा है जिह्वा मूली। क्या है, जिह्वा इसको हम आपको उच्चारण स्थल में पुनः बताएंगे आपको ना, जब उच्चारण स्थल पढ़ाएंगे उसमें फिर से बताएंगे। तो जिह्वा मूली, क्योंकि उच्चारण स्थल का ही विषय है ये, आपको भी आ गया क्रम में तो इसलिए बता दिए हम। तो जिह्वा मूली क्या है, ऐसी ध्वनि ना जो जिह्वा के मूल से निकलती है ना, इसको बोलने में जिह्वा का पिछला भाग जो है वो ऊपरी तालु से टच कर जाता है ना, ये खा, खा ना, खा, फा। तो इसका चिन्ह जो होता है अर्ध विसर्ग होता है, अर्ध विसर्ग ना, इस तरीके से। तो का आ ख ना, अर्ध चंद्राकार ना ये, या अर्ध विसर्ग कह सकते हो आप, अर्ध बिंदी कह सकते हो, अनुस्वार, अर्ध अनुस्वार के भी कह सकते हो, क्योंकि देखो अनुस्वार ये पूरा है, तो ये तो आधा ही है ना, अभी पूरा होने में इसे घुमाते तब पूरा होता ना, ऐसे ऐसे लाते तब ये पूरा होता ना, तो आधा इधर है आधा उधर है ना, अर्ध विसर्ग कह सकते हैं आप। देखिए ये आधा विसर्ग, ये आधा भाग ये है और आधा भाग ये है, अर्ध विसर्ग ही तो है ना। तो इसको जिह्वा मूली। तो अयोग वाक्य क्या है, तीसरा जिह्वा मूली, और चौथा जैसे जिह्वा मूली वैसे उपपदमानी भी है, पदमानी, जिसे पा या फा कहा जाता है, पा फा, उपपदमानी है ना।
विशद और चर्चा हम अगले अपने शीर्षक के अंतर्गत करेंगे ना, उच्चारण स्थल बताएंगे तो आपको पता चला अयोग वाक्य की संख्या कितनी होती है, 4 ना। ठीक, अब हम आपको दिखाते हैं कि कुल कितने जो हिंदी में 52 वर्ण कहे गए हैं, 52 अक्षर, वो कौन कौन से हैं तो हम देखते हैं ना। तो ये देखें, पहले क्या है, ये स्वर है ना, इनको क्या कहा गया, ये हैं, यहाँ से लेको, ये हैं स्वर, ये क्या है, स्वर कहे गए हैं ना। तो हिंदी में स्वर कितने हैं, स्वरों की संख्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो देखिए कुल मिला के कितने स्वर हो गए, 13 स्वर हो गए। और देखो ये क्या हैं, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है स्पर्श या स्पर्श आवलिक वर्गीय व्यंजन। कैसा व्यंजन, वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन है ना। तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, 25 है ना, इनकी संख्या 25 है। तो अब ये देखो बराबर 25, इनकी संख्या 25 हो गई। और देखिए ये क्या है, यावारा और ला ना, इन्हें क्या कहा जाता है, अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण है ये। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या भी है 4। और ये स ह, ये कैसे वर्ण है, ये आपको पता चला, पहले बताया गया अभी थोड़ी देर पहले, इन्हें ऊर्ध्व व्यंजन कहा जाता ना। और इनकी भी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई ना। और ये क्या है, छत्र ज्ञ, छत्र ज्ञ और स्रा ना, ये क्या है, इनको कहा जाता है, इन्हें संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। कैसा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। इनकी संख्या भी बताई गई कितनी, 4। और ये दोनों कैसे व्यंजन हैं, ये हैं द्विगुण व्यंजन ना, अथवा उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन है। इनकी संख्या है 2। तो देखते हैं कुल कितने हो गए। अगर हम कुल गणना करते हैं तो आप गिन लो, 3 5 8 4 12 4 16 4 20 2 22 और 1 2 1 3 3 2, उसका हासिल जोड़ दो तो 52 अक्षर। ये वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल इतने 52 अक्षर होते हैं ना। बात के लिए भाई, तो एक बार हम पूरे समस्त व्यंजनों को एक दृष्टि में देख लेते हैं, जिसे एट ए ग्लांस, माने एक ही दृष्टि में हम पूरा समझ लेते हैं आपको 52 अक्षर। नहीं तो दो इसका सिर्फ भाग हो गया तो उसमें आप मान लो भ्रमित हो जाओ। तो एक बार हम यही पुनः फिर से बता देते हैं। जैसे ये स्वर है ना, तो स्वर हिंदी में कुल मूल स्वर जो है ये 11 है ना, मूल है ये स्वर। वैसे तो 4 ही हैं, आ ई उ ना, ये होते हैं। और लेकिन कुल ये इसमें 11 और 2 क्या है, ये अनुस्वार और विसर्ग, इसे भी स्वर मान लिया गया है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग ये कुल मिलकर के कितने बन जाते हैं, 13। तो इसलिए हिंदी में स्वरों की संख्या 13 है। वैसे तो मूल स्वर 11 ही है ना। और स्पर्श व्यंजन 25, आपको बताया ही था कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं और अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। और उस व्यंजन को उस व्यंजन क्यों कहा जाता है, हमने अभी आपको बताया, स्पष्ट किया उस व्यंजन क्यों है ना। और इनकी कितनी संख्या होती है, ये 4 होती है। और संयुक्त व्यंजन क्या है, कैसे
वर्ण संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं ना। तो आप इनकी संख्या भी आपने देखा। द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन का क्या होते हैं आपने इसको देखा, उनकी संख्या कितनी देखी ना। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो इनकी संख्या कितनी आई, ये कितनी संख्या हुई 13 और 25, ये 38 हो गया। 38 4 42 और हाँ 25 13 और 25 38 हो गया ना। 38 और 4 42, 42 4 46, 46 4 50 और 2, इनकी संख्या कुल मिला के 52 हो गई। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या होती है 52। अगर आपसे ये पूछ ले कि हिंदी में मूल व्यंजन कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे, मूल व्यंजन तो कहाँ तक है, ऊष्म तक ना। तो मूल व्यंजन, कुल व्यंजन जो मूल व्यंजन होते हैं ये 25 4 29 और 4 33, इन्हें क्या कहा जाता है, मूल व्यंजन है ये भैया। कैसे व्यंजन, मूल व्यंजन है। और ये 4 तो उसमें संयुक्त जुड़े हुए हैं ना। अगर पूछा जाए संयुक्त व्यंजनों की संख्या तो 4 है ना इसमें। और मूल स्वर कितने हैं, कुल मूल स्वर जो है, वैसे तो मुख्यतः जो मुख्य स्वर हैं वो आ ई उ, कितने हैं, आ ई उ ना, 4 ही ना। उसके बाद इसको देव स्वर कहा जाता है ना। तो बढ़ करके इसका आ, उसका ई उ ए औ ये इत्यादि हो जाता है ना। तो कुल मिला के 11 होते हैं और 2 अयोगवा मिला के 13। तो आपने देखा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई, 52। मूल स्वर कितने हैं, 33 ना। और सॉरी मूल व्यंजन 33 हैं, मूल स्वर 13 है ना। तो हम अब अगले शीर्षक में किसी नए चैप्टर के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।